ब्रिस्टर्स लॉ हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमारा जो पोलराइजेशन होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन पहले बताओ। अनपोलराइज लाइट को कन्वर्ट करना किसमें? पोलराइज लाइट में। मतलब रेस्ट्रिक्ट करना होता है लाइट को ओनली इन द वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन करने के कौन से मेथड्स थे? पहला वाला था पोलराइड, दूसरा वाला पहला पोलराइड, दूसरा वाला बाय द रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्रैक्शन और चौथा वाला स्कैटरिंग। उसमें से हम लोगों ने कौन सा यूज किया वाला है? मालूज लॉ में कौन सा देखा था? बाय द पोलराइड। अब दूसरा वाला कौन सा होता है? पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। तो ये जो ब्रिस्टर्स लॉ होता है यहाँ पे हम लोग करते हैं वो कहलाता है पोलराइजेशन। दिस इज पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन देखने के लिए हम लोग वेव के फॉर्म में नहीं देखेंगे, हम लोग इसको स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द रे, राइट। सो सबसे पहले ये एक हमारा मीडियम हो गया है, ये एक रेयर इधर की तरफ रहेगा हमारा रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब कौन सा रहेगा? एयर। और इधर रहेगा वो रहेगा हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मीन्स इट कैन बी वाटर और ग्लास और एनीथिंग। और ये वाला क्या कहलाता है? उसका नॉर्मल। अब यहाँ पे कौन इंसिडेंट होगा बताओ? रे इंसिडेंट होता है, उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस रे इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। तो हम लोग लिख देते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे, राइट। अब ये जो हमारा इंसिडेंट रे होता है इसके साथ में क्या क्या होगा? वो कहाँ से कहाँ पे जाएगा? रेयरर टू डेंसर। जब भी रेयरर टू डेंसर जाता है अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये किधर की तरफ मुड़ना चाहिए? स्ट्रेट जाता है या इट विल बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो रूल देखे वाले हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में। तो जब भी कोई भी रे रेयरर टू डेंसर जाता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब उसने जाना कैसे चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा? इधर की तरफ बेंड हो गया है। और ये वाली रे कौन सी वाली कहलाती है? रिफ्रैक्टेड रे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे, राइट। और वी कैन से रिफ्रैक्टेड लाइट। हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग किसी भी मार्केट में वगैरह जाते हो, वहां पे कांच शीशा लगा वाला होता है सामने। उसके सामने खड़े रहते तो अपने को अंदर का भी दिखाई देता है और अपना खुद का रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। मतलब क्या होता है? सम पार्ट ऑफ लाइट विल बी गेट रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और कुछ लाइट क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है। मतलब ये वाला कौन सा वाला लाइट हो गया है? दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का है हम लोगों को। हम लोगों ने अनपोलराइज लाइट कैसे दिखाई थी? वाइब्रेटिंग इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ब्रिस्टर्स लॉ को दिखाने के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हम लोग अनपोलराइज लाइट को कैसे दिखाएंगे? ये जो पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं? इस टाइप से दिखाएंगे। ये हो गया है हमारा अनपोलराइज लाइट। और जो पोलराइजेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएंगे? डॉट। ठीक है। हाँ, तो इंसिडेंट जो लाइट है वो कौन सी वाली है? पोलराइज है या फिर अनपोलराइज्ड है? इट इज द अनपोलराइज लाइट, राइट। अब एक्चुअली में ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला एंगल एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले इन तीन एंगल्स के बारे में लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू कौन सा वाला हो गया है? एंगल ऑफ द इंसिडेंस। इंसिडेंस ये हो गया है। ये वाला एंगल कौन सा हो गया? दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे भी एक एंगल रहेगा, इस एंगल का नाम क्या रहेगा? आर डैश नाम दे देंगे। और वो कौन सा रहेगा? दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, राइट। ये वाला हम लोगों ने तीन एंगल लिखे वाले हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग जीरो से चालू करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब अनपोलराइज लाइट को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो ब्रूस्टर ने क्या देखा? जैसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होते जाता है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, इस रिफ्लेक्टेड लाइट का पोलराइजेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्या बोला स्टेटमेंट मैंने? एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ unpolarized light increases, the polarization in the
रिफ्लेक्टेड लाइट इंक्रीजेस, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पोलराइजेशन कैसे दिखाने का है, ये सिर्फ डॉट डॉट मतलब क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। और ये वाली लाइट कैसे रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी द पार्शियली पोलराइज, राइट। देखो कंप्लीट अनपोलराइज को कैसे दिखाया, ये हम लोगों ने एरोज दिखाए। सिर्फ डॉट डॉट मतलब कौन होता है, पोलराइज। और डॉट और ये एरोज मतलब कौन सी होती है, पार्शियली पोलराइज। तो अभी स्टेटमेंट याद रखना, ब्यूस्टर्स ने ऑब्जर्व क्या किया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है अनपोलराइज लाइट का, पोलराइजेशन इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इंक्रीजेस। ऐसा कोई तो भी एक ऐसा एंगल आता है जहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली अपोलराइज हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। और उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ द पोलराइजेशन। तो समझ में आया क्या बोला मैंने, एक बार फिर से, कौन सा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अनपोलराइज लाइट, यहां तक समझ में आ गया। उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस ऑफ अनपोलराइज लाइट, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसका पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज। ऐसा एक एंगल रहेगा इंसिडेंट का जहां पे ये पूरी की पूरी लाइट क्या रहेगी, क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट एंगल ऑफ द पोलराइजेशन। सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट, बस उसको हम लोग अभी लिख देते हैं। तो हम लोगों को एक चीज लिखने की है, और यहाँ पे बताओ हम लोग क्या बोलेंगे, एज द एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कौन सा वाला लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, unpolarized light increase, okay, so this is increases, क्या होगा, the polarization in the reflected light increases, so लिख देते हैं the polarization in the refracted नहीं बोला है, reflected light increases, right। फिर ये इंक्रीज या हाँ इंक्रीजेस, फिर ये इंक्रीज होते होते एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी रहेगी, कंप्लीटली पोलराइज, राइट। सो एट सम एंगल जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, सो वी कैन से द रिफ्लेक्टेड लाइट is completely apolarized, okay, is completely apolarized, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, राइट। सो वी विल सिंपली से दिस इज कॉल्ड एज, नाम बताओ, आईपी। आईपी मतलब कौन होता है, दिस इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ द पोलराइजेशन। और ये कॉन्सेप्ट अपनों को किसने दिया वाला है, ब्रूस्टर ने, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रूस्टर्स एंगल, राइट। ये हो गया है हमारा ब्रूस्टर्स एंगल। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एंगल बोला है तो एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी आती है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एंगल एंगल खेलने का है अभी हम लोगों को, और एक चीज याद रखनी है, पहले बता देता हूँ। ओके, तो ये बताओ इंसिडेंट जो लाइट है वो कैसी है, अनपोलराइज। रिफ्लेक्टेड लाइट है कैसी है, पोलराइज, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द अपोलराइज, राइट। और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कैसी है, इट इज द पार्शियली, हाँ पार्शियली पोलराइज्ड, राइट। हाँ, तो हम लोगों ने कौन सा वाला एंगल देखे वाला है, आईपी। आईपी का नाम इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, सो दिस इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ द पोलराइजेशन। बिल्कुल सिंपल है, अभी हम लोग देखने वाले हैं इसकी वैल्यू निकालने का है। ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पहले देखेंगे, ये हो गया आई, ये वाला होता है आर। और एक चीज याद रखनी है, ये जब कंप्लीट पोलराइजेशन होता है इनके बीच में जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड और
रिफ्रैक्टेड के बीच में वो एंगल होता है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंगल एंगल, ये वाला कितना है? सिर्फ दो व्हाइट के बीच में देखो, टोटल एंगल कितना है? 90। तो यहाँ पे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस द आर, राइट। ये इन दो येलो के बीच में देखो, एंगल कितना है? 90। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आर। ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आर। ये दोनों व्हाइट के बीच में देखो, ये कौन होता है? आर। तो ये वाला कितना हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस द आर। सो आर डैश कितना हो गया है? 90 माइनस आर। और आईपी किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द दिस आईपी इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे ये आर डैश होता है, आर डैश कितना हो गया है? 90 माइनस आर। 90 माइनस आर, सो वी कैन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, कितना हो जाएगा? 90 माइनस द आई पी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोगों को दो एंगल मिल चुके हैं, कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए गूगल गाय वाला लॉ लगा, कौन सा है वो? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बताओ? सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दिस इज द साइन आई अपॉन द साइन आर, राइट। साइन आई मतलब कौन सा हो जाएगा? आई पी। सो लिख देते हैं दिस इज द साइन आई पी। और आर मतलब कौन हो जाएगा? आर मतलब कौन सा वाला? आर डैश ना। हाँ, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है? दिस इज द साइन, सॉरी, साइन कितना है? 90 माइनस द आई पी। और मैंने पहले ही पढ़ा के रखे वाला है, 90 माइनस आई पी कितना होता है? 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, कॉस और साइन 180 माइनस थीटा कितना रहेगा? साइन थीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस आई पी मतलब कौन सा हो जाएगा? कॉस आई पी। सो वी कैन राइट इट डाउन एज अ, दिस इज द साइन आई पी अपॉन द कॉस आई पी। देयरफॉर म्यू की वैल्यू कितनी निकली है? म्यू इज इक्वल टू दिस इज द tan आई पी। सो हम लोग यहाँ पे ब्रूस्टर्स के लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला को पढ़ेंगे और वो क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट। तो पढ़ो, इसको क्या बोला जाता है? म्यू, व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ द पोलराइजेशन। तो ये वाला कौन सा लॉ हो गया है? ब्रूस्टर्स लॉ। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड द गिवन। तो क्या दिया वाला है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया है? √3। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन है ना, मतलब आर या आर डैश। आर डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट एट द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम। मतलब जो हम लोगों ने अभी ब्रिस्टल्स लॉ में कंडीशन देखे हैं, एग्जैक्टली यही कंडीशन बताई गई है। हमारे पास में कौन है? इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। इसी टाइम पे आर डैश निकालने का है, ठीक है। आर डैश निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहेगा? कौन सा लॉ लगाया जाएगा? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन द कौन सा रहेगा? साइन आर डैश। हो गया। कौन सी चीज है? म्यू है। आर आर डैश हम लोगों को निकालने का है, क्या नहीं है? आई नहीं है। आई मतलब कौन होगा? एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे है ना वो। मतलब हम लोगों को आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? आई पी, राइट। तो आई पी नहीं है तो आई पी पहले निकालना पड़ेगा। आई पी निकालने के लिए किसका लॉ लगाएंगे? ब्रूस्टर्स का लॉ। और ब्रूस्टर्स लॉ ने क्या बोला वाला है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी है या टैन आई पी है? tan IP। म्यू की वैल्यू गिवन है, IP निकालो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो और साइन आर डैश मतलब आर डैश निकालो। नहीं तो दूसरा तरीका कौन सा होता है निकालने का? आर डैश इज इक्वल टू, आर डैश इज इक्वल टू कितना होता है? 90 माइनस आई, 90 माइनस आर है। हाँ, सो कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर मतलब ये कौन होता है? 90 माइनस द
IP। तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। लेकिन दोनों में भी क्या निकालना पड़ने वाला है? IP। कितना आएगा IP? त्यासाठी कशाच्या व्हॅल्यूज माहिती पाहिजे? tan के नीचे की वैल्यू पता होनी चाहिए। बताओ एक बार। साइन कॉस पता है, फटाफट लिख दो। tan की वैल्यूज क्या क्या है? लिखो। याद तो नहीं रहता है tan का? रहता है क्या? नहीं, उसके लिए लिखना पड़ता है। बरोबर आहे तुझं। म्हणजे किती डिग्री? हाँ। सो ये कितना हो गया है? दिस इज द √3 एंड दिस इज द tan IP। देयरफॉर IP इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? π/3, मतलब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको यहाँ पे ऐड कर दो। तो दोनों में से कहीं पे भी ऐड किया तो आसान कौन सा वाला है? सेकंड वाला। तो कितना हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू 90 माइनस द 60। देयरफॉर दिस इज द 30 डिग्री। ओके, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ the wavelengths of certain blue light of certain blue light in air in air and in water in air and in water are 4800 Armstrong and 3600 Armstrong respectively. Find the corresponding Brewster's angle. Find the corresponding Brewster angle. इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो चीजें कौन सी है वो पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन और उसके लिए क्या रहेगा? गिवन। राइट। तो कौन सी चीजें गिवन है बताओ? वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इन द एयर, सिंपली लाइट ही बोल देते हैं। तो इसकी वेवलेंथ इन द एयर कितना है? 4800 एमस्ट्रॉन्ग। और दूसरा वाला इन द वाटर, मतलब कौन सा होता है? लैम्डा डब्ल्यू। दिस इज द 3600 एमस्ट्रॉन्ग। फाइंड द करस्पॉन्डिंग ब्रूस्टर एंगल, मतलब क्या निकालने का है? IP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये निकालने के लिए हम लोगों को कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो ऐसा हम लोग क्या क्या लिखते हैं? दिस इज द साइन I अपॉन द साइन R। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू विथ रिस्पेक्ट टू द वन, इसी को कैसे लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। और velocity in the one and velocity divided by velocity in the two। और तीसरा वाला लैम्डा वन अपॉन द लैम्डा टू। ठीक है, अब आराम से निकाल सकते हो। तो म्यू के और ब्रिस्टर्स के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू कितना होता है? tan IP। तो दो कौन से लॉ, दो फॉर्मूला आएंगे हमारे पास में। तो पहला वाला फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ब्रूस्टर्स वाला, म्यू इज इक्वल टू tan IP। और दूसरा वाला बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन द लैम्डा टू, दैट इज द लैम्डा A अपॉन द लैम्डा W। तो पहले क्या निकालने का? म्यू निकल जाएगा। क्या है? म्यू।
म्यू इज 1.33, राइट। हाँ, बाद में क्या निकालने का है, आईपी ना, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, दिस इज द 4800 डिवाइडेड बाय 3600, दैट इज 1.33। लेकिन निकालने का क्या है, आईपी ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आईपी के लिए, देयरफॉर आईपी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द म्यू। तो इसके लिए अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता नहीं होगा तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, लॉग टेबल। अगर बोर्ड एग्जाम में रहा तो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, और JEE में रहा तो ऐसा वाला डायरेक्ट ही हम लोगों को ऐसी वैल्यू आती है जिसका हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के ऊपर से हम लोग अकॉर्डिंगली पता चलता है, जो tan के पूरे वैल्यूज होते हैं ना, तो उनके वैल्यूज आप लोगों को किस में पता होने चाहिए, फिर फ्रैक्शन में। अगर वो फ्रैक्शन में पता चलेंगे तो हम लोग ऑप्शन उसमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, दिस इज द tan इनवर्स ऑफ 1.33, एंड ये जो वैल्यू होती है, मतलब इसका एंगल होता है, वो होता है 53 डिग्री एंड द 4 मिनट, 53 डिग्री एंड द 4 मिनट। तो ये वाला हो गया है ब्रूस्टर्स का लॉ, राइट। बाकी का अब हम लोगों ने कौन सा चीजें देख ली वाली है, रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, और पोलराइजेशन देखा। अब दो चीजें बची वाली है, एक का नाम है इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रैक्शन, और दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इनसे थोड़े से वो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आया तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं।